एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो है हमने पढ़ लिया था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ तक। आज हम पढ़ेंगे मेंटल बिहेवियर और क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्या होता है और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। ओके, मेंटल बिहेवियर या मेंटल इलनेस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, मेंटल बिहेवियर और मेंटल इलनेस एक प्रकार का डिसऑर्डर है, हैज़ वेरीफाइंग डिग्रीज ऑफ सिम्टम्स। बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, वेल प्लान्ड एंड वेल इम्प्लीमेंटेड सोशल एंड इमोशनल प्रोग्रामिंग कैन पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एकेडमिक आउटकम्स पे जो है पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ते हैं, इमोशनल और सोशल। ईच इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। हर व्यक्ति का एक अलग अलग नज़रिया होता है, या फिर कह सकते हैं हर व्यक्ति का अलग मेंटल बिहेवियर होगा या मेंटल इशू होगा या मेंटल इलनेस होता है। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एड्रेस स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल। हमें एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, यह आवश्यक है, ज़रूरी है कि हम बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है उसे हम एड्रेस करें, यानी पहचानें कि बच्चा ऑडिटरी सीखता है, विजुअली सीखता है, काइनेस्थेटिक सीख सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स है उसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जानने, लर्निंग स्टाइल्स बच्चे के बारे में पता होने चाहिए। इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प इंक्रीज लर्निंग आउटकम्स। को लर्निंग को सिखाने में, कोई भी लर्निंग आउटकम्स को सिखाने के लिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, या फिर कह सकते हैं हम कि हैंड ऑन एक्टिविटीज़ वाली जो होती हैं एक्टिविटीज़, वो जो है सहायक सिद्ध हो सकती हैं इंक्रीज़ यानी बढ़ाने में, लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाने में। अब इम्प्लीकेशंस कौन कौन सी आती हैं इनको, तो इनको जो है इनेबल टू फिल्टर, यानी कि छांट नहीं पाते हैं एनवायरमेंटल स्टिमुली, जैसे साउंड को अलग नहीं कर पाएंगे, साइट स्मेल्स को पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा स्मेल किस तरह का है या कौन सा साउंड किस तरह का है। ठीक है, लाउड साउंड है या फिर साउंड इन द सेंस ऑफ कि जानवर का कौन सा है, मतलब कुत्ते का साउंड कौन सा है, बिल्ली का कौन सा है, टाइगर का कौन सा है, लायन का कौन सा है, ये साउंड में जो है फिल्टर नहीं कर पाते, इनेबल होते हैं। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट ड्यू टू फीलिंग ऑफ रेस्टलेस, शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है, ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और डिफ़िकल्ट वर्बल डायरेक्शन अगर हम देते हैं तो उनके लिए याद रख पाना डिफ़िकल्ट होता है। may not have enough energy to spend a whole day in school or activity for long time period and medications, लंबे समय तक मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टी हैंडलिंग टाइम बेस्ड डेडलाइंस, प्रेशर एंड मल्टीटास्क, नहीं कर पाएंगे, मैनेज असाइनमेंट को मैनेज नहीं कर पाते हैं, डिफ़िकल्टी होती है। सेटिंग प्रायोरिटीज़ जो है उनमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको, एंड मीटिंग डेडलाइंस अगर है पास आ रही हैं तो उनको मीटिंग को कंडक्ट करने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर हम इंटरेक्ट करने के लिए बोलेंगे तो डिफ़िकल्टी होती है, वो चैलेंज फेस करते हैं, और साथ उसके अलावा रिस्पॉन्ड भी बहुत कम देते हैं, बहुत ही कम जो है चांसेस होती हैं कि वो रिस्पॉन्ड दें किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग निगेटिव फीडबैक, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग क्रिटिसिज्म। ठीक है, इन सारी चीज़ों में जो है डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है बच्चों को। इसके अलावा रिफ्यूज़ करते हैं टू बिगिन ड्यू टू फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग राइट। ठीक है, may experience fluctuations in mood, energy and motivation। ठीक है, इनमें डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, मोटिवेशंस में। डिफ़िकल्टी इन टेकिंग नोट ड्यूरिंग क्लास,
क्लास के समय नोट टेकिंग में डिफ़िकल्टी होती है, इनकम्प्लीट असाइनमेंट होता है, मिस्टेक्स कर देते हैं, रिपीट अब्सेंटिज़म, हमेशा अगर अब्सेंट अगर एक बार शुरू हो गए कि अब्सेंट हो रहे हैं तो 2 दिन हो गए तो रिपीट चला जाएगा उनका, मतलब रिपीटेटिव वे में अब्सेंट हो जाते हैं क्लासरूम में। हाई लेवल ऑफ एनेक्सिटी एंड फ्रस्ट्रेशन हाई होता है उनका, वो बहुत ही जल्दी जो है फैट्यूग्ड और या फिर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं बच्चे, मेंटल इलनेस जिनको होता है। वरीज अबाउट गेटिंग एवरीथिंग राइट, एज अ रिजल्ट टेक लॉन्गर टू कंप्लीट गिवन टास्क, बहुत लंबा समय लगा देते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में। एंड रिफ्यूज़ल टू बिगिन टास्क, सबसे पहले तो रिफ्यूज़ कर देते हैं जब टास्क शुरू ही नहीं करना चाहते हैं, अगर टास्क स्टार्ट कर देते तो फिर क्लास को अवॉइड करते हैं। स्कूल्स आउट ऑफ फियर ऑफ फेलर, डर, स्कूल आउट ऑफ फियर ऑफ फेलर मतलब फेल होने की डर से स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। ये है, ये सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मेंटल इलनेस वाले बच्चों को। अब नेक्स्ट है हमारा डिसेबिलिटी ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल क्रॉनिक डिसऑर्डर यानी NCD। ये एक प्रकार का कंडीशन है जिसके अंदर एड्रेस किया जाता है डिफरेंशियल लर्निंग स्टाइल्स को, जैसे ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स एंड फाइनल ईच इंडिविजुअल लर्नर्स स्टाइल्स एज ईच केस विल डिफरेंट फ्रॉम नेक्स्ट। हर केस जो है एक दूसरे से विपरीत होता है, अलग होता है कहने का मतलब। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आपको पता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, ठीक है, तो इनकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या आती हैं इनको। जो MS वाले जो बच्चे हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले बच्चे हैं, उनको दिक्कतें कहाँ कहाँ फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस कहाँ कहाँ फेस करने पड़ते हैं। तो स्कूल में, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं ठीक प्रकार से बिठा पाते हैं, मेमोरी उनकी वीक होती है, इमोशनल एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाते हैं, सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, विज़न में भी ब्लर दिखाई नहीं देता है क्लियरली, ट्रबल इन विज़न, इम्पैक्ट रीडिंग, राइटिंग और अटेंशन में इम्पैक्ट डालता है। अटेंशन स्पैम वीक होता है बच्चे का, थिंकिंग एबिलिटी जैसे कि कुछ सोचना है, रीजंस एंड प्रोसेस एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, रिमेंबर करना, प्रोसेस करना, ठीक है, उनमें इम्पैक्ट डालता है बच्चों को। राइटिंग कैन इफेक्टेड ड्यू टू ऑकर्स अटैक्स और रिमेंबरिंग लिंगरिंग सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि नंबनेस, वीकनेस, फैटिग, पुअर पोस्चर होना, कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टीज होना, ये सारी जो है जैसे वो कोऑर्डिनेशन ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, पोस्चर उनका सही नहीं होता है, पुअर होता है पोस्चर, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो सिम्टम्स हैं इनकी। ट्रबल सोशलाइजेशन जो है उनका गुड नहीं होता है, फिजिकल सिम्टम्स सामने दिख जाता है किसी दूसरे व्यक्ति से सोशलाइज कैसे होना है, किस तरीके से होना, कैसे बातचीत करना है हमें, ये सभी बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज़। देयर विल बी educational implication students who have juvenile Parkinson disease onset before the age of 20 years, ठीक है, which is a rare and is also usually inherited form of Parkinson disease, ये inherited disease होता है एक तरह से। अब इनमें implications क्या क्या आ सकती हैं, तो ट्यूमर्स एंड डिस्टोनिया ये एक implications है, फॉल्स एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी यानी पोस्चर ठीक नहीं होता है, रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मसल टेंशन और स्पैन्स में डिफ़िकल्टीज होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होता है मसल टेंशन, मसल टोन, वीकनेस होती है हैंड में, डेक्स्ट्रिनिटी पुअर होता है और कोग्निटिव स्किल्स जो है इन बच्चों की अफेक्ट होती है, पार्किंसन डिसीज़ जिनको होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग डेफ और ब्लाइंड, दोनों का मिक्सचर है डेफ ब्लाइंडनेस, ठीक है।
चिल्ड्रेन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज में लर्न बेस्ट विजुअली एंड बाई डूइंग, यानी कि लर्निंग बाई डूइंग की मेथड से या फिर विजुअली देख करके लर्न करते हैं कोई भी चीज़, कोई भी कंसेप्ट को। हाउएवर मल्टीपल डिसेबिलिटीज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिसेबिलिटीज and their learning styles will be determined in nature and severity of disability conditions and combination। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की डिसेबिलिटी का सिवियरिटी लेवल क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका कंडीशन क्या है, उसका कॉम्बिनेशन क्या बैठता है, उसके अनुसार जो है बच्चे की लर्निंग स्टाइल सेट करी जाती है इसके अंदर। ठीक है, अब इनमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है या इम्प्लीकेशंस होती हैं। तो मोबिलिटी में चैलेंज फेस करना पड़ता है, जैसे चलने में, खड़ा होने में या बेंडिंग में, मोड़ने में पैर को, घुटने को। कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज आती हैं बच्चों में, इफ़ेक्ट होता है, कैसे कम्युनिकेट करें टीचर्स के साथ। ठीक है, सपोर्ट, स्टाफ का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, पीयर्स ग्रुप्स का नहीं मिल पाता है, थिंकिंग पुअर होती है इनकी, और फोकसिंग एबिलिटी जो है वीक होती है। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है इनमें, जैसे मोटर डेवलपमेंट वीक होंगी या डिफिशिएंट होते या प्रॉब्लम्स होता है मोटर डेवलपमेंट में। सेंसरी इम्पेयरमेंट होता है। साथ ही साथ चैलेंज फेस करते हैं किस में, आइडेंटिफाई, कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, अपने इंटेलिजेंस लेवल्स के अनुसार इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाता है कि उसको आइडेंटिफाई करो, तो उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फंक्शनल लेवल पे देखा जाए तो क्लासरूम में फंक्शंस नहीं कर पाएंगे, कार्य नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम्स इन प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट असेसमेंट करने में हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कंपेंसेटिंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज अपनानी में, जैसे विजुअल या हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसमें दिक्कतें होती हैं। एंड इसके अलावा न्यू स्किल्स को सीखने में, मेमोराइज करने में या ट्रांसफ़र ऑफ लर्न, जो भी हमने लर्निंग स्किल सीखी है उसको रूटीन में लाने में या लाइफ सिचुएशन में ढालने में या ट्रांसफ़र करने में, स्किल्स को, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है बच्चों को। नेक्स्ट है डेफ ब्लाइंड। डेफ ब्लाइंड होता क्या है और इम्प्लीकेशंस क्या हैं इनकी। डेफ ब्लाइंड एक कंडीशन है जिसमें कंबाइंड होती हैं 2 डिसेबिलिटीज़। कौन कौन सी, विजुअल और सेकेंड इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। इन दोनों को मिला करके डेफ ब्लाइंड कंडीशन आती है। स्टूडेंट विद डेफ ब्लाइंड कंडीशन हैव यूनिक एजुकेशनल नीड्स, इनको एक यूनिक एजुकेशनल नीड्स की आवश्यकता होती है। दे कैन नॉट लर्न बाय साइट और हियरिंग, ना तो ये देख करके लर्न कर सकते हैं ना सुन करके लर्न कर सकते हैं। एंड दे कैन ओनली लर्निंग, ये सिर्फ लर्न किसके माध्यम से करते हैं या सीखते किसके माध्यम से, तो ओनली फॉर लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीखते हैं एंड टैक्टाइल मोड के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, अब इम्प्लीकेशंस क्या क्या आती हैं इनको सीखने में। कैन नॉट अंडरस्टैंडिंग कन्वेंशनल क्लासरूम लेक्चर, क्लासरूम लेक्चर्स को न सुन सकते हैं न देख सकते हैं, स्टैंड नहीं कर पाएंगे। चैलेंज फॉर पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशन, क्लासरूम में डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। ओरल रिपोर्ट्स तैयार प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रीडिंग असाइनमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, डिस्टोर्टेड परसेप्शंस हो गया, परसेप्शन में या कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है इनको। इसके अलावा इमेज, होल पिक्चर एंड रिलेटेड एलिमेंट्स जो कम्प्लीटली है उसको देखने में या इमेजिन करने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। एंटिसिपेशन यानी डिफ़िकल्टी इन नोइंग व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, हमें आगे क्या करना है। ठीक है, इसके आगे हमें नेक्स्ट क्या करना है, क्या वर्क करना है, उसमें डिफ़िकल्टीज़ होती है। हम नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं कि हमें आगे क्या करना है।
नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेटिंग फैक्टर्स में बी मिसिंग फ्रॉम सिचुएशंस। इस सिचुएशन में मोटिवेशन जो एक फैक्टर है वो मिस हो जाता है। गोइंग अनसीन और अनहेयर्ड, ना ही देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं इस स्थिति में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016 जो आया था उसके अनुसार एजुकेशनल एप्लीकेशंस इन डिसेबिलिटीज़ में क्या क्या हो सकती थी, वो चीज़ हमने क्लियर करी है इस टॉपिक्स के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल्स को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।